बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीए इंग्लिश पार्ट 1 की पोएम्स पे डिस्कस कर रहे हैं आजकल। तो आज मैं आपके लिए जो पोएम लेके आया हूँ उसका नाम है द हंट्समैन। ये पोएम नंबर 7 है। तो आए इसके बारे में जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं यानी इसकी नुमायां खसूसियात हैं, पहले उस पर बात करते हैं। तो वाइट बोर्ड पर चलते हैं। मैंने यहाँ लिखा है नंबर 7 द पोएम द हंट्समैन। ये जो पोएम है द हंट्समैन, ये बुनियादी तौर पर मर्डर के बारे में है, कत्ल के बारे में है। और शिकारी इस नज़म में जो कि हीरो है वो खुद ही अपनी किस्मत के हाथों शिकार बन जाता है। तो इसके नीचे पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सेलिएंट फीचर्स यानी इसकी नुमायां खसूसियात जो है इस नज़म के अंदर पाई जा रही हैं, उसके बारे में भी मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो आइए इन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि ये एक कीनियन फोकलोर यानी कीनिया की एक लोक कहानी है जो हमें बताती है कि कीनिया में सॉरी उनके कल्चर में जो एक लोक कहानियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे सस्सी पुन्नू और हीर रांझा टाइप कहानियाँ मौजूद हैं, तो ये एक कीनियन फोकलोर है। सेकेंडली, इस नज़म के अंदर हमें सस्पेंस नज़र आता है। सस्पेंस कहते हैं कि तजस्सुस को, कि अगले लम्हे क्या होगा। इस तजस्सुस में भी रीडर यानी पढ़ने वाला उसको महसूस करता है कि आगे आने वाले लम्हे में क्या होगा इस नज़म के अंदर। नंबर पॉइंट 3 में मैंने आयरनी लिखा है। आयरनी कहते हैं कि कहना कुछ और मतलब उसका कुछ और होना। फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि करना कुछ लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और आना, यानी ऑपोजिट किसी चीज के नताइज का आना आयरनी कहलाता है। ये भी इस नज़म में मौजूद है। फिर उसके बाद इस नज़म में हमें हॉरर यानी वहशत जो है, दहशत जो है वो भी महसूस होती है, वो एलिमेंट भी इसमें मौजूद है। फिर इस नज़म के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट एलिमेंट जो है, जो प्रोमिनेंट फीचर है, वो है फियर यानी खौफ। खौफ का अंसर भी इस नज़म में कसरत से पाया जाता है। ये नज़म को गो थ्रू करते हुए मैं आपको साथ साथ ये बातें बताता जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास है रोल ऑफ फेट यानी किस्मत और मुकद्दर का भी इस नज़म के अंदर काफी हद तक रोल पाया जाता है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि जिनको मैंने सेलिएंट फीचर्स के नाम से व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, जो कि इस नज़म के अंदर नुमायां खसूसियात हैं। तो अब हम चलते हैं इस नज़म की जो टेक्स्ट बुक है और वहां से पढ़ते हैं, वहां से देखते हैं कि ये नज़म हमें क्या पैगाम जो है वो वाज़ेह करती है। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने सहूलत के लिए लिख दिया हुआ है लेसन नंबर 7 द हंट्समैन यानी कि शिकारी। और इसकी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं। कैगवा हंटेड द लॉयन, कैगवा शेर का शिकार करता था। थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर, जंगल के अंदर और झाड़ियों के अंदर वो जाता था शिकार करने अपने नेजे के साथ। वन डे ही फाउंड, एक दिन उसने पाया a skull of a man, एक आदमी की खोपड़ी को। जंगल में शिकार करते हुए उसको एक इंसानी खोपड़ी नजर आई। एंड सेड टू इट, और उस खोपड़ी से कहा। यहाँ पे आप उसकी नालायकी बेवकूफी को जरा ध्यान में रखिएगा। एंड सेड टू इट, वो ये कि खोपड़ी से तो बात हो नहीं सकती, लेकिन वो उससे कहता है हाउ डिड यू कम हियर, खोपड़ी तुम यहाँ जंगल में कैसे आई। ये एक आयरोनिकल क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन खोपड़ी जो है वो इस नज़म के लास्ट पे फिर इससे पूछती है, तो ये आयरोनिकल एलिमेंट है। फिर उसके बाद एंड सेड टू इट, खोपड़ी से उसने कहा, मतलब सस्पेंस है कि क्या खोपड़ी जवाब देगी, अगले लम्हे क्या होगा, सस्पेंस की कैफियत है। अच्छा, फिर फियर का एलिमेंट भी इसमें मौजूद है। खौफ है कि एक इंसानी खोपड़ी को देख के, वैसे इंसान की फितरत है, उसकी नफ्सियात है कि वो डर जाता है इंसानी खोपड़ी को देख के। दिस स्कल ओपन इट्स माउथ, खोपड़ी ने अपना मुंह खोला। एंड सेड, और कहा, उसने जवाब दिया खोपड़ी ने। ये भी एक आयरोनिकल स्टेटमेंट है, खौफ की अलामत है, हॉरर की अलामत है। तो खोपड़ी ने क्या जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉड मी हियर, मैं बातूनी थी और अपनी बातों की वजह से मैं यहाँ जंगल में पहुंची। कैगवा ने उसकी इस बात पे बिल्कुल गौर न किया, बेवकूफ था, केयरलेस था, और अपनी नालायकी बेवकूफ़ी की वजह से उसको इसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो चले आगे देखते हैं। कैगवा हरीड होम, कैगवा
कैगवा जल्दी से भागा भागा अपने घर पहुंचा, वेंट टू द किंग्स चेयर, अपने कबीले के बादशाह के सरदार के यानी उसकी कुर्सी के पास पहुंचा, एंड स्पोक, और बोला, और बादशाह से बोला, मुखातिब हुआ, उससे बात की और कहता है इन द फॉरेस्ट, बादशाह का जंगल में, आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, मैंने एक बोलने वाली खोपड़ी को पाया है, यानी मुझे एक बोलने वाली खोपड़ी मिली है। एंड द किंग वॉज साइलेंट, बादशाह मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। सिचुएशन ही ऐसी थी, अगर आपसे कोई आगे ये कहे कि मैं जंगल में एक खोपड़ी से बात करके आया हूँ, वो बात करती है, तो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट नेचुरल यू विल आल्सो रियलाइज दैट हाउ नॉनसेंस the other person is speaking. How is it possible? It never happens. So in the forest I found a talking skull, मैंने जंगल में बोलने वाली खोपड़ी को पाया है। Never since I was born of my mother, जब से बादशाह ने कहा मैं अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ, मैंने have I seen or heard, ना मैंने कभी देखा और ना ही मैंने कभी सुना, of a skull, एक खोपड़ी के बारे में, who spoke, जिसने बात की हो, जिसने अल्फाज बोले हो या वो बातें करती हो। अच्छा, the king called out his guards, बादशाह ने बुलाया अपने मुहाफिजों को और उससे कहा मुहाफिजों से, two of you go with him, तुम दोनों इसके साथ जाओ, and find the talking skull, और बोलने वाली खोपड़ी को जाके तलाश करो। Actually, the king was basically, the king wants to verify the report of this hunter Kagwa, whether he is saying correct or incorrect. ये तो बात की बात है कि इनकरेक्ट होगा तो क्या होगा, और अगर करेक्ट रिपोर्ट हुई, न्यूज हुई, तो क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। बट इफ हिज टेल इज अ लाई, इसी लाइन में जवाब आ गया कि अगर इसकी कहानी गलत साबित हुई, बादशाह मुहाफिजों से कह रहा है कि अगर कैगवा की कहानी गलत साबित हुई, एंड द स्कल स्पीक्स नो वर्ड्स, और अगर खोपड़ी कोई भी अल्फाज ना बोली, किसी तरह का लफ्ज उसने ना बोला, दिस कैगवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, तो ये कैगवा जो है, ये शिकारी खुद को मौत के घाट उतारने के लिए अपने आप को मेरे मुहाफिजों आपके सामने पेश कर देगा। तो नौ बादशाह की के इस हुक्म के मुताबिक उन्होंने कैगवा को भी घोड़े पे बिठाया, खुद भी घोड़ों पे बैठे और जंगल में बोलने वाली खोपड़ी की तलाश में निकले। तो आए देखते हैं कि कहानी के अगले हिस्से में इसके साथ क्या होता है। दे रूड इनटू द फॉरेस्ट, वो सफर करके जंगल में गए, एंड फॉर डेज एंड नाइट्स दे फाउंड नथिंग, काफी दिन और रातें उन्होंने बोलने वाली खोपड़ी तलाश की, लेकिन उनको वो खोपड़ी ना मिली। Now the Kagwa is under a great pressure of fear. At last, आखिरकार they saw the skull, उन्होंने खोपड़ी को देख लिया। Kagwa said to it, Kagwa ने इससे कहा, खोपड़ी से फिर मुखातिब हुआ, how did you come here? तुम यहाँ कैसे आई? Is it not an ironical question? कितना मज़ाहिया क्वेश्चन है कि उसने फिर उससे वही बात पूछी। The skull said nothing, खोपड़ी ने कोई जवाब न दिया। कैगवा इम्प्लोर्ड, कैगवा ने मिन्नत समाजत की कि ए खोपड़ी बात करो, लेकिन खोपड़ी कुछ ना बोली। द गार्ड सेड, तो फिर गार्ड्स और मुहाफिजों ने कहा, नील डाउन, अपने घुटने जमीन पे लगाओ, ए शिकारी, ए झूठे शिकारी। दे किल्ड हिम, दोनों मुहाफिजों ने उसको कत्ल कर दिया। विद सोर्ड एंड स्पीयर, तलवार और नेज़े के साथ उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एंड देन द स्कल ओपन इट्स माउथ, और फिर खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और उसने पूछा, एंड सेड, और कहा, हाउ डिड यू कम हियर, तुम बताओ ए डेड मैन, ए शिकारी, कि तुम्हारी खोपड़ी या तुम यहाँ जंगल में कैसे आए। द डेड मैन आंसर्ड, तो इस मुर्दा आदमी ने यानी शिकारी की खोपड़ी ने जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, मुझे भी बातें जो हैं, गैर जरूरी बातें जो हैं, कामकली की जो बातें हैं, ज्यादा बोलने की जो आदत है, मुझे भी जंगल में जो है वो ये चीजें लेके आई। तो माय डियर व्यूअर्स, कितनी इंटरेस्टिंग बात है
कि इस छोटी सी कहानी में हमारे लिए कितना बड़ा मैसेज है। तो मेरा ख्याल है कि आप उसको समझ गए होंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ कोटेशंस भी आपको लास्ट में लिख दी हैं एज यूजुअल, जैसे कि मैं आपको हर पॉइंट के लास्ट में कुछ कोटेशंस देता हूं ताकि आप उसको एनुअल एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर पुट कर सकें, ताकि उसके आपको सेपरेटली मार्क्स मिल सकें। तो कोटेशंस आज बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 कोटेशन है, स्पीकिंग इज सिल्वर, बोलना अगर चांदी है तो साइलेंस इज गोल्ड, तो खामोशी जो है वो सोना है। सेकंड कोटेशन मैंने लिखी है, साइलेंस इज द ट्रू फ्रेंड एंड दैट नेवर बिट्रेज, यानी खामोशी बेहतरीन दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देती। नंबर 3 में मैंने कोटेशन लिखी है, द अनस्पोकन वर्ड नेवर डज हार्म, जो लफ्ज बोले ही नहीं जाते या कभी बोले ही नहीं गए वो कभी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाते। तो लास्ट कोटेशन पे चलते हैं। लास्ट कोटेशन हमारे पास है, ही दैट स्पीक्स मच, वो जो ज्यादा बातें करता है, इज मच मिस्टेकन, वो ज्यादातर गलतियां भी करता है। तो माय डियर व्यूअर्स, नाउ दिस वाज पॉइंट नंबर 7, द हंट्समैन। और ये नज़म जो है इट गिव्स अस वेरी इंटरेस्टिंग moral lesson that speaking sometime is very dangerous. We should speak always, as it is very commonly said, first think and then speak, because the words that slip from our tongue never come back, and it produces the results for us जो हम अल्फाज बोलते हैं। तो आज के लिए सफिशिएंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।